नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक जिन पीछे लग गया है मोदी सरकार का। और अभय दुबे जी हंसते थे जब मैं कहता था कि जब आदमी का बुरा वक्त होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। यही हाल मोदी सरकार का हो रहा है। अभी अमेरिका की बदनाम फाइलों से जिन निकल रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसान नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। ये जो डील हुई है ये किसानों को तबाह करने वाली है, ये बात सब समझ रहे हैं। और इस बार अगर किसान सड़कों पर आ गए तो मोदी जी पहले की तरह ताकतवर नहीं है कि 700-800 किसान मर जाएं और सरकार खामोश रहे। तो क्या देश एक बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है गांधी जी के रास्ते पर चलकर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर? अभय दुबे जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और मैं जब कहता था कहावत तो आपको हंसी आती थी कि जब आदमी का समय खराब होता है तो ऊपर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आप हंस लेते थे, लेकिन अब दिख रहा है बैठे बिठाए एक फाइल खुलती है और फाइल के काले अध्याय आने सामने शुरू हो जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मैं मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर 24 घंटे में खत्म कर सकता हूँ, करूंगा नहीं। और फिर एक ट्रेड डील होती है जिसके बारे में गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। राहुल गांधी ने नाक में दम कर दी है। राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अलग कर दो, जीवन भर मुकदमा ना लड़ने दो, इस तरह का आलाप चल रहे हैं। अजब कहानी चल रही है पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री जी गायब हैं, पार्लियामेंट में आने की हिम्मत नहीं कर रहे। इस बीच में राहुल गांधी ने नई रणनीति तैयार कर दी है। कांग्रेस के नेताओं से साथ साथ उन्होंने किसानों से मुलाकात की है। किसान नेताओं को बुलाया और बाकी किसान नेता बहुत परेशान है क्योंकि ये जो डील है ये सीधा सीधा किसानों के हितों पर हमला है। गोदी मीडिया ने पहले भी किया था जब चुनाव सरकार बनी थी, उसके बाद में बड़े जोर शोर से कुछ सालों बाद लाए थे कि किसानों के हित में बड़ी बढ़िया कृषि नीति है। और जब 700-800 किसान मर गए, आंदोलन महीनों सालों जारी रहा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए कृषि कानून बिल वापस लेते हैं। इस देश में क्या फिर एक सुगबुगाहट हो रही है कि किसान एक बार फिर सड़कों पे आएंगे? क्योंकि ये जो अब तक चीजें सामने आ रही हैं ये हर हालत में किसानों के लिए विभाजनकारी हैं। एनसीआरबी से वो रिकॉर्ड रखने को मना कर दिया गया है जिसमें ये बताया जाता था कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन क्या इससे सच्चाई छुप सकती है? आपका क्या मानना है भाई जी? सच्चाई छुप सकती है, ये तो सवाल ही पूछना बेकार है। सच्चाई तो पहले से ही सब लोगों के सामने बिल्कुल खुलकर खड़ी हुई है और सब लोग उस सच्चाई को देख रहे हैं। केवल गोदी मीडिया है उस सच्चाई को देखने से इनकार कर रहा है। गोदी मीडिया सरकार के आदेश पर चलता है। मोदी जी पहले तो हम लोग इसकी चर्चा किया करते थे कि पीएमओ से हिरेन जोशी नाम के सज्जन जो हैं वो फोन करते हैं और उसी दिन जो जो फोन पे वो निर्देश देते हैं उसी दिन उसी उसी के ऊपर पूरा कार्यक्रम चलता है, भैंसें प्लांट की जाती हैं। अब राहुल गांधी ने कहा है मीडिया से और ललकार कर कहा है, मीडिया को लांछित करते हुए कहा है कि आपको एक कोड वर्ड मिल जाता है बीजेपी से, बस उसी कोड वर्ड पे आप चर्चा करते रहते हैं, देश को सच्चाई तो बताते नहीं। आज का कोड वर्ड यही है। तो ये राहुल गांधी ने कहा मीडिया को, बहुत ही जम के मीडिया को लताड़ा उन्होंने। अब सवाल इसलिए मीडिया तो कुछ देखता नहीं है। अब सच्चाई सच्चाई क्या है? 12 फरवरी को किसानों ने पहलकदमी कर दी है आंदोलन की। हिमाचल प्रदेश में सेब किसानों की जो हालत होने जा रही है उसके ऊपर पूरा बंद आयोजित किया गया। राहुल गांधी से यहाँ पे किसान आके मिले। उधर एक जो जगदीश सिंह डल्लेवाल का संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, वो पहले से ही अखिल भारत यात्रा कर रहा है। किसान संगठनों के लोग गांव-गांव जाकर जो अमेरिकी ट्रेड डील है उसके बारे में किसानों को वो जागरूक कर रहे हैं। जो 2020-21 का किसान आंदोलन था, इसने 1 साल तक दिल्ली को घेरे रखा और असाधारण कामयाबी हासिल की। इस बार उससे भी बड़ा किसान आंदोलन होने वाला है। जो दिल्ली के अंदर जमावड़ा लगा था, दिल्ली के अंदर जो घेराबंदी हुई थी, वो घेराबंदी भी मात हो जाएगी। ये बात सही है। इस बार सरकार दिल्ली किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देगी। ये उसने खनौरी बॉर्डर पर, जब जगदीश सिंह डल्लेवाल 132 दिन का अनशन कर रहे थे, तो खनौरी बॉर्डर पर जो मोर्चा लगा था, उस मोर्चे का सरकार ने जिस तरह मुकाबला किया, उसी साबित हो गया था कि अब किसी भी कीमत पर
घुसने नहीं दिया जाएगा किसानों को दिल्ली में। एक बार जो सरकार से गलती हो गई, सरकार ने उसकी गलती भुगती भी, बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हुआ। लेकिन इससे कोई किसान आंदोलन की तीव्रता और उसकी आक्रामकता कम नहीं होने वाली है। अब राज्यों की राजधानी को किसान आंदोलन का आक्रमण झेलना पड़ेगा। हर जगह बहुत बड़े-बड़े पैमाने पर किसानों के जबरदस्त आंदोलन होंगे और उसका असर दिल्ली पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा किसी भी कीमत पर। तो देखिए, जो अमेरिका के ट्रेड डील के नाम पर जो अमेरिकी किसानों के लिए, अमेरिकी हितों के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा बाजार खोला है, इसको अमेरिका कह रहा है, वहां शैंपेन की बोतलें खोली जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है अमेरिका में, और अमेरिकी किसान शैंपेन की बोतलें खोल रहे हैं और भारतीय किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तकलीफ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए अमेरिकी किसान जश्न क्यों मना रहे हैं। कल ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मैं बातचीत कर रहा था, जो देश के बहुत बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं और किसानों के समर्थक कृषि विशेषज्ञ, किसानों के पक्ष में बोलते हैं। उनका कहना यह था कि खेती यूरोपीय और अमेरिकी किसानों के लिए भी बड़ी कष्टकर हो गई है। हम लोग भारत में किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं, अमेरिका में भी जो किसानों की आत्महत्या की दर है, वो अमेरिका का आत्महत्या का जो राष्ट्रीय प्रतिशत है, उसका 3.4 है। मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अमेरिका में भी किसानों की आत्महत्या हो रही। उनको असल में एक बहुत बड़ा बूस्ट, बहुत बड़ा उछाल चाहिए था, वरना वहां के किसान भी तमाम, वहां सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी के बावजूद वहां पे हालत ये है। तो ऐसी स्थिति में ये जो भारत के लिए बाजार खोला गया है, मोदी जी पे दबाव डाल के, मोदी जी की बाह मरोड़ के, मोदी जी को निचोड़ के जो दबाव डाला गया है, उससे अमेरिका के किसानों में खुशी की लहर है और भारत के किसान ये मान रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने संसद में कहा, वो वही मान रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में ये कहा कि अमेरिकन मैकेनाइज्ड खेती का भारत में तूफान आने वाला है और उस तूफान में भारत के किसान उड़ जाएंगे। राहुल गांधी ने एक और बात कही, राहुल गांधी ने ये बात कही कि अमेरिका ने मोदी को अपने सामने झुका लिया है। कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं देश के और इकोनॉमिक टाइम्स के संपादक रह चुके हैं स्वामीनाथन एस अय्यर। तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है, कहा है राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, ये मोदी की बाह मरोड़ के ये पूरी डील की गई है। तो अब ये सब बातें बहुत स्पष्ट होकर सामने आने लगी हैं। वो लोग भी कहने लगे हैं जो आमतौर पर विपक्ष का साथ नहीं देते, क्योंकि अब केवल फर्क यह है कि जो एनडीए के अंदर घटक दल शामिल हैं, उनके साथ ये है कि वो तो सत्ता भोग रहे हैं, सत्ता का बड़ा हिस्सा उन्हें मिला हुआ है, इसलिए बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ताओं से भी आगे बढ़ के वो भाजपा और इस डील वगैरह का सबका समर्थन कर रहे हैं टीवी मंचों पर। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इनको नियुक्त किया है समर्थन करने के लिए, और वो अपनी राजनीति जो उनकी होती थी, जिसकी वजह से वो भाजपा को झुकाने पर मजबूर हुए, झुकाने में सफल हुए, उस राजनीति को भूल से गए हैं लगता है। जब देश में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन होगा और आक्रामक तरीके से किसान अपनी बात रखेंगे और जनता खिलाफ होते हुए दिखेगी, तब ये एनडीए के घटक दल पुनर्विचार करेंगे कि ये क्या हो रहा है। जब किसानों के ऊपर दमन भी होगा सरकार का, तब एनडीए के इन घटक दलों को लगेगा कि ये सब बड़ा गड़बड़ हो रही है बात। और राहुल गांधी ने किसान संगठनों से, किसान नेताओं से मुलाकात की, ये बहुत ही स्वाभाविक है। मेरा मानना यह है कि क्षेत्रीय शक्तियां भी इन नेताओं के साथ जुड़ेंगी और इस आंदोलन का चरित्र राष्ट्रीय है। इस आंदोलन का चरित्र राज्य सरकारों के खिलाफ नहीं है, गैर भाजपा राज्य सरकारों के खिलाफ नहीं है। इस आंदोलन का चरित्र भाजपा की राज्य सरकारों के खिलाफ है और भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर देश में आगामी महीने बहुत उथल पुथल वाले साबित होने वाले हैं। अभय जी, जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तब सरकार ताकत में थी, मोदी जी उफान पर थे, लेकिन लोकसभा के नतीजों के बाद जब पूरी तरह की बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, पहले कहते थे एक अकेला सब पर भारी मोदी सरकार, लेकिन बाद में उनको कहना पड़ा एनडीए सरकार बहुमत से दूर रह गई। तो जब ताकत में थे तब लोग कहते हैं थोड़ा घमंड भी आ गया था, अहंकार भी आ गया, तो आ जाता है व्यक्ति में आमतौर पर। जब ताकत में होता है और संतुलन नहीं कर पाता तो उसमें घमंड आ जाता है। तभी नड्डा साहब ने आरएसएस को ठेंगा दिखा दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और किसान मर रहे थे। 700-800 किसानों का मर जाना बहुत बड़ी बात होती है। गोदी मीडिया उनको खालिस्तानी कह रहा था, आतंकवादी कह रहा था, और कह रहा था प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक है जो प्रधानमंत्री ने चलाया किसानों के लिए।
और जब लगा कि चुनाव सिर पर है और फिर बाद में कहा कि तपस्या मेरी अधूरी रह गई थी, वापस ले लिया, तो वही गोदी मीडिया कहने लगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वापस लेना। लेकिन मेरा बड़ा सवाल है कि अब वो तेजी नहीं है, अब वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर चल रहे हैं। अगर किसान उतनी ही तेजी से सड़क पर आ गए, तो जैसे पहले उनका दमन होता था, उन पर लाठियां चलती थी, उन पर आंसू गैस के गोले चलते थे, उन्हें बेतहाशा पीटा जाता था, क्या अब सरकार इतने बड़े फैसले कर पाएगी? क्या उन पर लाठियां चलाने की हिम्मत, नैतिक हिम्मत और शारीरिक हिम्मत दोनों बची है? क्या चरित्र बचा है देखिए सरकार के पास? क्या होगा? देखिए जिस वक्त 2021 का किसान आंदोलन हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी की साख दांव पर थी, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो केवल 3 कृषि कानून दांव पर थे। किसानों की मुख्य मांग ये थी कि उन 3 कृषि कानूनों को आप वापस लीजिए। वो 3 कृषि कानून संसद द्वारा पारित हो चुके थे, ऐसा नहीं कि बनाए गए हों केवल, अभी पारित होने बाकी हो। खैर, उनको वापस करवाने के लिए किसानों को 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा और काफी कुर्बानियां देनी पड़ी। इस बार क्या है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ डील की है, अमेरिका के साथ वाणिज्य समझौता करने जा रहे हैं, और अमेरिका के लिए भारत का कृषि बाजार खोल दिया है। इसमें भारत की जो कारपोरेट पूंजी है, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं पक्के तौर पर, और अमेरिका भी इस सवाल के ऊपर नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि ट्रंप की जो कृषि मंत्री हैं और ट्रंप के जो वाणिज्य मंत्री हैं, वो सब भी बहुत जश्न मना रहे हैं, शैंपेन खोले पड़े हुए हैं। तो मोदी के साथ में राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट पूंजी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी पूंजी है। इसी के साथ मोदी ने यूरोपीय यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। मोदी ने एक ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। मोदी ने एक न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। मोदी ने ओमान के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। ये अमेरिका के साथ होने वाला एग्रीमेंट ये 5वां है। जब ये हो जाएगा तो ये 5वां एग्रीमेंट होगा थोड़े समय के बीच में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त ग्लोबल ताकतें, मोदी को लगता है कि ग्लोबल ताकतें उनके साथ हैं, और भारत के बड़े बड़े पूंजीपतियों को लगता है कि अब जिस कृषि के क्षेत्र को भारत की कारपोरेट पूंजी अपने लिए नहीं खोल पा रही थी, अब अमेरिकी ट्रेड डील से वो खुल जाएगा क्षेत्र। भाई, अमेरिकी ट्रेड डील होगी, अमेरिका की फसलें जो जीएम सोया है, जीएम मक्का है, और ये सब आएंगी, भारत आएंगी। जब पाम ऑयल अमेरिका का इंपोर्ट होकर भारत आएगा यहाँ पे, जब कनोला, जीएम कनोला है, ये सब आएगा, तो भारत में तिलहन का क्षेत्र, जो तिलहन वाले किसान हैं, वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो वो एक तो तरीका, कुछ किसान उसमें खेती छोड़ देंगे, मानो अपनी जमीनें बेच देंगे। यही मोदी सरकार चाहती है, जमीनें बेच देंगे, शहरों में चले जाएंगे, जमीनों के बेचने से पैसा मिलेगा, उसके लिए दूसरे धंधे वंदे कर लेंगे। और कुछ किसान ऐसे होंगे जो कि तिलहन की खेती छोड़कर दूसरी चीजों की खेती करने लगे, यानी फसलों को बदल लेंगे। तो तिलहन का क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसकी आत्मनिर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिकी डील जो है वो तिलहन के संहार का कारण बनेगी, ये कहा जा रहा है। तो खेती का एक बड़ा क्षेत्र तो साफ दिखाई पड़ रहा है। ये कपास का क्षेत्र पहले ही सरकार ने पूरी तरीके से खोल रखा है। अब पूरी डील जब निकल के आएगी, दस्तावेज निकल के आएगा, तब समझ में आएगा कि क्या क्या चीज सरकार ने अमेरिका के सामने खोल दी, कहाँ के दरवाजे अमेरिका के सामने खोल दिए हैं, ये सब स्पष्ट होगा। उसके आधार पर हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि कृषि का क्षेत्र कितनी तेजी के साथ में और कितने दिनों में बर्बाद होगा। और कृषि के क्षेत्र को बर्बाद करने की जुगाड़ में थे भारत की कारपोरेट पूंजी। जब जैसे जैसे किसान अपनी अपनी जमीनें छोड़ के हटेंगे, वैसे वैसे कारपोरेट पूंजी धीरे धीरे करके इन जमीनों को खरीदना शुरू करेगी। बड़े पैमाने पर जमीनों के अधिग्रहण होंगे, और जो खेती का कारपोरेटाइजेशन हो जाएगा, जब खेती का कारपोरेटाइजेशन हो जाएगा, तभी भारतीय खेती अमेरिकी खेती की तरह पुनर्संगठित होगी। दोबारा उसका अमेरिकी खेती की तरह पुनर्संगठित होगा, और फिर जो विश्व खेती का बाजार है, यूरोपीय और खेती के बाजार में जो इंडियन एग्रीकल्चर है, वो भी उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, वो भी उसके साथ जुड़ जाएगा। ये कुल मिलाकर ये भविष्य की तस्वीर है, और भविष्य की इस तस्वीर में कितने किसान मारे जाएंगे, कितने परिवार बर्बाद होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। भारत की 60, देखिए अमेरिका में तो 4% आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है अमेरिका की, भारत में 60% आबादी खेती पर निर्भर है। अब अंदाजा लगाइए कितना फर्क है 4% और 60% के बीच।
कितना फर्क बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं तो अभय जी की यहाँ पे तो बहुत बड़ी तबाही, आमदनी के क्षेत्र में बड़ी आबादी, बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ी गुर्बत होगी। और जब इतने किसान शहरों में आएंगे अपनी अपनी जमीनों को छोड़कर, पैसा लेके आए या बिना पैसा लिए आए, या तो उनकी जेबों में अपनी जमीनें बेचने का पैसा होगा, या खाली हाथ आएंगे, या मजदूर बनने के लिए आएंगे। सस्ती जो स्किल्स होती हैं, सस्ते सस्ते जो कौशल होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, पेट भरने लायक, वो करेंगे। तो आप सोचिए भारत के शहरों का क्या हाल होगा जब करोड़ों करोड़ों किसान शहरों में आएंगे। तो पहले से ही भारत के शहर जो है वो बहुत भयंकर किस्म के आबादी के दबाव के शिकार हैं। जो मौजूदा आबादी है उसके लिए भी शहरी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। भारत के इतने किसान आ जाएंगे तब शहरों को क्या होगा। मैं भविष्य की तस्वीर देख रहा हूं। मेरा मानना यह है कि हम लोग तो शायद 15-20 साल में तब तक निकल लेंगे इस दुनिया से, लेकिन जो हम लोगों के बच्चे और औलादें यहाँ पर रह जाएंगी, हम लोगों के वंश रह जाएंगे यहाँ पर, उन सबकी क्या दुर्गति होने वाली है शहरों में, और जो गाँव में है उनकी क्या दुर्गति होने वाली है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तो आपने बहुत सारा अध्ययन किया है भारत के और विदेशी मीडिया का, ये क्या अमेरिका की जो गंदी फाइल है, यौन शोषण वाली फाइल है, उसके कुछ दबाव का नतीजा है हरदीप पुरी की रंगीनियां। अब तो रंगीनिया में इसलिए कहूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया और कह रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब छोटी मोटी यौन शोषण की तो आरोपी था वो, इतना बड़ा नहीं। मैं तो उसे बहुत सारी बातें करने गया था जैसे वो भारत का भाग विधाता हो, और कौन सी बातें करने गए थे ये आज तक नहीं पता। लेकिन सरकार हरदीप पुरी को क्यों बचा रही है? कोई के और ताकतवर शख्स है? लग रहा है कि अगर हरदीप पुरी फंसे तो उस शख्स तक भी गले पे दामन पे चींटे आ सकती हैं। लग देखिए क्या जो रहा है टाइमलाइन अमेरिका है, दबाव? हरदीप पुरी के मामले की जो टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन उसी तरह का संदेह पैदा करती है जो संदेह आप बता रहे हैं। टाइमलाइन क्या है? ये रिटायर होते हैं विदेश सेवा से, रिटायर होने के थोड़े दिनों बाद ही ये भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उसके बाद में एक स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से, लेकिन भाजपा के ही सदस्यता ग्रहण कर चुकने वाले स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से, ये एक तरह की एक तरह के अमेरिका में भारत की तरफ से पावर ब्रोकर में बदल जाते हैं। भाई जो एप्स्टीन के साथ में इनकी जो ईमेल का आदान प्रदान है, वो तो यही एप्स्टीन कह रहा है भारत में आप ये वाला फंक्शन कराओ, ये कराओ, ठीक है हम कराएंगे, यही सब बातें तो हो रही हैं उनके बीच में। अच्छा, एप्स्टीन की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ है। एक मेल में कहते हैं कि आप अपने एक्सोटिक आइलैंड से वापस आ गए होंगे। एक मेल में ये कहते हैं कि हैव फन एंड यू डोंट हैव यू डू नॉट नीड एनी इंस्पिरेशन फॉर दैट। मौज कीजिए, और आपको तो पता ही है कि मौज लेना कैसे मौज की जाती है। तो ये सब भी वो बोल रहे हैं। दोस्ताना इतना है कि हम आज चलिए आज कॉफी पीते हैं, इतने बजे नहीं इतने बजे पीते हैं, ये सब बातें चल रही हैं। और ये वही एप्स्टीन है जो कि 2008 में अपना गुनाह कबूल कर चुका है, बच्चियों के यौन शोषण का अपना गुनाह कबूल कर चुका है। इसे 18 महीने की सजा हो चुकी है, और 13 महीने की सजा काटकर बाकी 6 महीने इसको कहते हैं वर्क प्रोबेशन पे बाहर रहा है। और सब लोग जानते हैं कि वो एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर है। ये बात सही है, एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर जो है उस वक्त भी बड़े बड़े नेताओं से मिलजुल रहा था, और सारे लोग उससे भी मिल रहे थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हरदीप पुरी को तो ये पता होना चाहिए ना, ये तो भगवान राम की पार्टी के सदस्य थे। ये तो सनातन उस पार्टी के सदस्य थे जो सनातन का झंडा बुलंद करती है, सनातन रटती रहती है, जो कि धर्म संसद लगाती थी जो पार्टी कभी, जो महंतों और बाबाओं की पार्टी है। हिंदुस्तान की इतने महंत और बाबा जितने भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, उतनी किसी और पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। उस पार्टी का व्यक्ति सदस्य जो है, पूर्व विदेश सेवा का अधिकारी, इसकी पत्नी भी पूर्व विदेश सेवा की अधिकारी है, वो वहां पर पावर ब्रोकिंग कर रहा है, सत्ता की दलाली कर रहा है। और सत्ता की दलाली किसके साथ मिलकर कर रहा है? एप्स्टीन के साथ मिलकर कर रहा है, जो कि एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर है, इसको सजा हो चुकी है, जिसने खुद अदालत में कबूल कर चुका है। अब ये सब बातें हम लोगों को कहां ले जाती हैं? फिर उसी हरदीप पुरी को मोदी जी अचानक बुलाकर
मंत्री बना देते हैं अपने आप। अच्छा, उनका कोई राजनीतिक अतीत नहीं है, ये किसी बड़े राजनेता के बेटे नहीं है, किसी राजनीतिक परिवार के नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है। विदेश सेवा में भी इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था। ऐसे बहुत से विदेश सेवा के अफसर होते हैं, वैसे ये भी थे। ऐसा नहीं है कि विदेश सेवा में उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जो लगा कि बहुत ही असाधारण किस्म का व्यक्ति है। उस व्यक्ति को अमेरिका में भारत के राजदूत तो कई रह चुके थे, उनको नहीं कभी मोदी जी ने मंत्री बनाया। मोदी जी ने एक साधारण से विदेश सेवा के पूर्व अफसर हरदीप पुरी, जिन्हें कोई नहीं जानता था, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मंत्री बनने से पहले हरदीप पुरी का नाम किसी ने भी नहीं सुना था। जो एस जयशंकर हैं, वो तो एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही प्रखर विद्वान पिता के बेटे हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश सचिव भी रह चुके थे। एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे वो, और उनके पिता बड़े आदमी थे, भारत के बुद्धिजीवी, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था उनका भारत में। तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन हरदीप पुरी किस खेत की मूली थे? इनको कहां से प्रकट किया गया, क्यों प्रकट किया गया? इन्होंने क्या सेवा की थी ऐसी, किसकी सेवा की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से भी नहीं आते थे? कोई हिंदुत्ववादी विचारधारा की भी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। आमतौर पर होता है अफसर वगैरह, हमें पता ना हो, जज होते हैं, अफसर होते हैं, लेकिन वो आरएसएस से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, और संघ को, भाजपा को पता होता है कोई हमारा बंदा है, ये आईएफएस में है, जुडिशियल सर्विस में है, आईएएस में है, फौज में है, जनरल है, हमारा बंदा है, इसको हमें लेना है। वो भी बात समझ में आती है। ये बंदा, ये तो अज्ञात कुलशील है राजनीति की दृष्टि से, है तो बड़े अफसरों का परिवार, इनकी कोई औकात नहीं थी, कोई नहीं जानता था। अचानक ये बंदा प्रकट होता है और कैबिनेट रैंक का मंत्री बन जाता है, और उस वक्त तक ये राज्यसभा का सदस्य भी नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि लाते हैं तो पहले राजनीति में उसको दीक्षित किया जाता है, राज्यसभा में ले जाया जाता है, या पार्टी में कोई पद दिया जाता है, धीरे धीरे करके उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है राजनीति में। इनको तो ये तो छाताधारी सैनिक की तरह उतारा गया है इनको राजनीति। सही बात। और देखिए, आपको याद होगा सवाल ये है कि जिस आदमी को इतने ढोल मजीरे बना के मंत्री बनाया गया, फिर राज्यसभा का सदस्य बाद में बनाया गया 6 महीने खत्म होने से पहले, अब उस आदमी को कैसे निकाल लें? सही बात। कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई डोजियर तो उसके पास भी होगा। वही तो खेल है सारा, क्योंकि एमजे अकबर को तुरंत निकाल दिया था। एमजे अकबर पे जरा सा आरोप लगा, तुरंत निकाल दिया। और सुनिए, एक और बात सुनिए आप, कि जब राहुल गांधी ने इनको धोया सदन में, तो 2 विकल्प थे लोगों के पास कि भाई ये लोकसभा में आके राहुल गांधी की बातों का जवाब दे देते। दूसरा विकल्प ये था कि कुछ मीडिया, अपने चहेते मीडिया पत्रकारों के जरिए, टीवी पत्रकारों के जरिए इनको मीडिया में डिफेंड किया जाता, चुप रहते। लेकिन पार्टी ने तीसरा विकल्प अपनाया, न संसद में जवाब दिया, न चहेते पत्रकारों द्वारा डिफेंड करवाया गया, पार्टी दफ्तर से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ही ले डूबी इनको। वो पूरा जो पूर्वानुमान आकलन किया था, वो आकलन ठीक गलत निकला इनका। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा गलतियों पे गलतियां करती चली जा रही है, गलतियों को सुधारने में और गलतियां हो रही हैं। मेरी लाइन बुरा वक्त है तो ऊपर बैठे आदमी को कुत्ता काट रहा है, चढ़े आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, वो हो रहा है। और देखिए, मोदी जी किसी भी बात पे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, खामोश हो गए, मौनी बाबा। मोदी जी ने यूजीसी की गाइडलाइन पे कोई एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने नरवणे के सवाल पे एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने ट्रेड डील पे आज तक नहीं बोला, जो कुछ बोल रहे हैं पीयूष गोयल बोल रहे हैं। मोदी जी ने एप्स्टीन फाइलों में और हरदीप पुरी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। मोदी जी किसी बात पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और पूरी पार्टी जूझ रही है इससे, तरह तरह की रणनीतियां अपना के, तरह तरह के हथकंडे अपना के। पूरी सरकार और पार्टी उसमें पूरी गुत्थम गुत्था हो रही है पूरी की पूरी। मोदी जी अपने अलग बैठे हुए जो है, मलेशिया की यात्रा कराए हैं, और अब उन्होंने वो अपने अब तीर्थ स्थल है हमारा, सेवा तीर्थ है, ये है फलाना फलाना, तमाम ड्रामेबाजी में लगे हुए। बिल्कुल ठीक बात है, स्थिति बहुत
जटिल होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की थी। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।